हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 20 जनवरी 2021। इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, वैसे बस केवल एक न्यूज़ है जिससे हम आर्टिकल को पिक करेंगे और फिर पीपीटी पे डिस्कस करेंगे। वो है इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के एक मुद्दा निकल के आया है। जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में था। उस ऑर्गेनाइजेशन और उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को आंध्र प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, सॉरी। तो उस चीज़ पर कहीं ना कहीं आ रहा है क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग का मुद्दा निकल करके। तो देखेंगे इस आर्टिकल में कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है। केवल मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी इसमें कोई फैक्चुअल डिटेल है और वहाँ की इंडिविजुअल से रिलेटेड ये केस होते हैं, बिल्कुल भी काम के नहीं होते। ठीक है। व्हाट्सएप को गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लेटर लिख के लिखा है कि आपकी जो नई प्रिवेसी पॉलिसीज़ हैं उनको आप स्क्रैप कर दो, क्योंकि वो इन्वेजिव है, इंडियन यूजर्स के अगेंस्ट में है। तो ये थोड़ी फैक्चुअल चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये लेटर लिखा है, पर वो लेटर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो हमारे लिए इतना मैटर करता नहीं है। पॉइंट यहाँ पर आ जाता है केवल और केवल कि ये जो प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशंस हैं, राइट टू प्रिवेसी वाला जो पॉइंट है, तो ये चीज़ हम वहाँ पे केवल कोट कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ने भी जब अपने न्यू पॉलिसीज़ लेकर के आए थे तो बहुत सारे कंसर्न्स राइज हुए थे। बाकी एग्जाम्पल के अलावा कहीं काम आने लायक आर्टिकल नहीं है। चलते हैं आगे के बेसिस पे, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो तो। अब हम आ गए सीधे इकोनॉमी पेज पे। ना तो एक्सप्लेन पेज पे कुछ ढंग की न्यूज़ है हमारे लिए, ना ही आप देखोगे वर्ल्ड पेज पे कुछ काम की चीज़ है, ना कोई जो एक्सप्रेस नेटवर्क वाले पेजेस हैं वहाँ पर कोई काम की न्यूज़ है जो हमारे काम आ सके। हाँ, इस इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो फर्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो थ्रेशोल्ड दे रखा है, एक अभी देखेंगे इस आर्टिकल को, कि होम बायर्स जो हैं जो एनसीएलटी में पहुंच सकते हैं। मान लो कि कोई मकान या कोई एक बड़ा मॉल बना है या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर आप मकान खरीदते हो। तो मकान खरीदने के टाइम पर आप लोग कितने जने हो जो कि उस मकान बेचने वाले की पॉलिसी से या उसने जो कहा उन चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं हो। तो अगर आप वहाँ पर जितने लोगों ने खरीदे हैं उनका 10% हो या फिर 100 जने हो, इनमें से जो भी कम होगा ना, वो लोग एनसीएलटी में पहुंच सकते हैं कि भाई हमारे जो मकान लेने का जो कंडीशन थी, जो नेगोशिएशंस हुए थे, साइन हुए थे पेपर पे, वो फुलफिल नहीं हुई है एक्चुअल में डिलीवरी के टाइम पे। तो उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर में। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो टाइम पे डिलीवर ना होना या प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ होना, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो खरीदार है वो तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो ना कि उनके तो पैसे का मतलब खून पसीने की कमाई की का मिसयूज़ किया जा सकता है, मतलब वेस्टेज जा सकता है। तो उस केस में उनकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपहेल्ड किया है कि 10% जो खरीदने वाले हैं टोटल नंबर्स में से 10% या फिर 100 जने, इन दोनों में से जो भी कम होगा ना, वो लोग एनसीएलटी के पास में एक साथ मिलके जा सकते हैं। ये चीज़ इसमें प्रोविज़न है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनसीएलटी के बारे में। इसके अलावा इसी पेज पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है ये कि ओपन रैन का मतलब हो गया एक तरीके से रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, मान लो ये टावर है कोई, अब इस टावर में कितने सारे इक्विपमेंट लगते हैं। तो अभी तक तो क्या था, ट्रेडिशनल रैन में क्या हुआ करता था कि एक ही इंडस्ट्री के या एक ही वेंडर के इक्विपमेंट लगते थे, तो उसकी मोनोपोली हो गई सारी की सारी। अब क्या होगा, ओपन अगर रैन कर दिया जाता है, मतलब रेडियो एक्सेस नेटवर्क ओपन कर दिया जाता है, तो इक्विपमेंट जैसे मान लो कोई एंटीना लगा हुआ है वो किसी कंपनी का हो सकता है, नीचे जो प्रोसेसर लगे हुए हैं वो किसी दूसरी कंपनी के हो सकते हैं। कहने का मतलब दूसरे जो भी अच्छे इनोवेटर्स आने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। आर्टिकल अच्छा है, पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इधर देखोगे टू बिग टू फेल, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को आरबीआई ने फिर से जो एक कह सकते हो ना कि आप डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कंसिडरेशन में फिर से रखा है। जानेंगे इस पूरे आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है, इसमें से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमी पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो देखी, आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं एक आर्टिकल को डिटेल में। सबसे पहले देख लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में कोई स्टेक होल्डर की तरह पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और उसको कंपनी की इंटरनल सारी इंफॉर्मेशन पता है कि आने वाले टाइम पे कंपनी क्या करने वाली है। तो देखो यहाँ पर
इस इंडिविजुअल को सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो उसके हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स में वो इन्वेस्ट करवा सकता है किसी को भी बोल करके, ठीक है, अपने किसी भी साथी को बोल करके कि भाई कंपनी आने वाले टाइम पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट, इतना मतलब अपने खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना एक्सपेंड करने वाली है, तो इस कंपनी के शेयर्स बहुत राइज होंगे आने वाले टाइम पे। तो आप क्या कहते हो, किसी अपने साथी को, इंडिविजुअल को, वो बंदा क्या कहेगा कि तू इन्वेस्ट कर दे यहाँ पे, मैं भी पैसे देता हूँ, और वो बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है, और जैसे ही कंपनी के शेयर्स राइज होंगे तो उससे क्या होगा, उनको मुनाफा हो जाएगा। तो ये क्या हो गई कि इस बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन थी सिस्टम के बारे में, उसने ये ट्रेडिंग करवा दी, और किस बेसिस पे, इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इसलिए इसको बोल दिया गया इनसाइडर ट्रेडिंग। ये ही है मेन चीज, कहने का मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, वो वहां पर ट्रेडिंग करवा दे शेयर्स की, ठीक है, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत इंपैक्ट जाता है, एक जने को फायदा हो जाता है, वो पहले शेयर खरीद लेता है, और बाकी लोग जो हैं, जो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएं, तब तक उनके पास में इतना स्कोप बचता नहीं है। तो एक पार्शियलिटी वाला सेंस आता है यहाँ पे, वो चीज़ होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है, इससे रिलेटेड फिर एनसीएलटी के बारे में हम जानते हैं। वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैंने आपको समझा ही दिया है मुद्दा क्या है पूरा। अब चलते हैं एनसीएलटी की डिटेल लेने के लिए। एनसीएलटी को अगर हम बोले तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था जस्टिस इराडी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, कि जब भी कोई कंपनी इंडिया में इंसॉल्वेंट हो जाए, उसको वाइंड अप करना हो, मतलब पैकअप करना हो, उसका बंद करनी हो, या फिर उसको कह सकते हो, इंसॉल्वेंसी का मतलब मैंने कल आपको बताया भी था कि कोई कंपनी या इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को, या फिर मतलब जो लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट को या प्रिंसिपल को पे करने में अनेबल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया जाता है। और उसको अगर किसी एक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा लीगली ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये इंसॉल्वेंट है, तो उसको फिर बैंकरप्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। अभी तक आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लगभग 15 एनसीएलटी स्टैब्लिश कर रखी हैं बेंचेस डिफरेंट स्टेट्स में। एनसीएलटी के पास में जब भी कोई केस जाता है ना, तो उस केस की अपील की जा सकती कहाँ पे, एनसीएलएटी आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में स्टैब्लिश किया गया था। कल हमने इसके बारे में डिटेल देख ली है, और अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि एनसीएलएटी का जो डिसीजन है, मान लो एनसीएलटी से आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप पहुंच जाओगे एनसीएलएटी में, एनसीएलएटी के वर्डिक्ट से भी तो कहां पर अपील कर सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ को लेकर के। ऐसा नहीं कि बहुत डाइवर्सिफाइड हो गए, कि मतलब यहां पर तो मुद्दा कर रहे हो कि कोई एक इशू आ गया कि हाँ रुपए का जो एडजस्टमेंट है वो सही नहीं हो रहा है, इसलिए हम एनसीएलटी में चले गए। एनसीएलटी में भी वही कहा कि रुपए का एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है, फिर भी संतुष्ट नहीं हो, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं आपने 2-3 मुद्दे और ज्वाइन कर दिए। नहीं, वहां पर भी आप उसी पैसे के मुद्दे पर पहुंच सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास में बचता नहीं है। एनसीएलटी की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें, तो आप देखोगे कंपनीज एक्ट, ठीक है, उसके बेसिस पे काम करता है। उसका पूरा जो प्रोविज़न है, उसमें शुरुआत में किसी को भी अगर कोई कंप्लेन रजिस्टर करवानी है तो एनसीएलटी में कर सकता है, ठीक है। जैसे कंपनी के बेसिस में कोई आर्बिट्रेशन हो रहा है, इस एक्ट के बेसिस पे कुछ अरेंजमेंट हो रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ सेट हो रहा है कंपनी या फिर जो क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनके बीच में, और या फिर कंपनी को वाइंड अप करना हो, तो ये ट्रिब्यूनल के पास में कहीं ना कहीं स्कोप सबसे पहले आता है। एनसीएलटी जो है वो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है आईबीसी के अंडर में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। सबसे पहले इस कोड के बेसिस पे, जैसे हमने ये आर्टिकल भी देखा ना, इस आर्टिकल में आईबीसी को लेकर के तो मुद्दा था सारा, तो इस आईबीसी को लेकर के भी कहीं ना कहीं अपील, आप किस में अपील का मतलब अपनी क्लेम किस में डाल सकते हो, एनसीएलटी में। एनसीएलटी के संतुष्ट नहीं होता, एनसीएलटी में जा सकते हो, ठीक है। कोई भी सिविल कोर्ट के पास में इस पर्टिकुलर मुद्दे में कुछ जजमेंट करने का राइट नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। एनसीएलटी के पास अगर मुद्दा आ गया है तो, आईबीसी पर्टिकुलरली बात की जाए, एनसीएलटी की अगर बात करें तो ये अपने आप में अथॉरिटी रखता है, जो कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिसोर्स रिकंस्ट्रक्शन BIFR, इसके साथ साथ में सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1985, इन दोनों एक्ट्स का भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो डील है वो एनसीएलटी करता है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये एक
अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा है किसी एपेलेट अथॉरिटी के पास में जो कि इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वो मुद्दे भी ये ले सकता है अपने हाथों में। ये साथ साथ में कोई ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन का मतलब किसी पे कोई अत्याचार हो रहा है, किसी कंपनी का कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अत्याचार का मतलब कि पैसे तो वही है, देखो किसी भी कंपनी में पैसे शेयर के थ्रू बहुत बड़े छोटे लोग अपनी मतलब बहुत हार्ड अर्नड मनी को इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस मनी को कोई गलत तरीके से फ्रॉड करे तो फिर बाद में उसको तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो एनसीएलटी उस चीज़ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आगे अगर चलें तो फिर तो देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो। नेक्स्ट आर्टिकल है टू बिग टू फेल। ये लिस्ट डिक्लेयर की गई है आरबीआई के द्वारा, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी तीनों को रिटेन किया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीनों को रिटेन किया है। अभी जो डीएसआईबी जिसकी लिस्ट डिक्लेयर की गई, और डीएसआईबी की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, वो बैंक जो बहुत ही बड़े हैं, जो फेल होना उनका मुश्किल है, या फिर ये कह दो कि अगर इन बैंक्स में से कोई सा भी एक फेल होता है तो उस केस में इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके से शॉक लग सकता है, कैटास्ट्रॉफिक साबित हो सकता है। तो इस तरीके के बैंक्स को बड़ी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत होती है, इनको अलग से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है, और इनको एक रेपुटेटेड कंसिडरेशन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इकोनॉमी इनकी एक्टिविटीज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस अपने आप में रखते हैं कंट्री के पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब बात आ जाती है कि क्या डोमेस्टिक बैंक ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या कोई और बैंक भी हो सकता है। देखो, फॉरेन बैंक्स हैं जो कि ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्लोबली, मान लो कि अगर कोई बैंक है, बड़ा बैंक, ठीक है, और वो बैंक अचानक से बैंकरप्ट हो जाता है, बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, जो कि ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में आता है, तो वो बैंक अगर क्राइसिस में आ गया तो ग्लोबल सप्लाई चेन भी क्राइसिस में आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर जीएसआईबी बैंक जो है उसकी ब्रांच अगर इंडिया में है, तो इंडिया में रहते टाइम पर उनको एडिशनल CET1 कैपिटल अपने पास में बफर के तौर पे रखनी पड़ेगी। तो यहां पर पॉइंट आ जाता है कि ये एडिशनल CET कैपिटल सरचार्ज क्या होता है, या फिर ये बफर जो है ये क्या होता है। तो पहले CET1 के बारे में हम जान लेते हैं। CET एकदम सिंपल डेफिनेशन यहां पे मैं ढूंढ के लेके आया हूं आपके लिए, कि कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है और शेयर ले रखे हैं उसमें, और इक्विटी अपना मतलब इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इक्विटी का मतलब शेयर्स में, शेयर का मतलब क्या होगा कि अगर बैंक फायदे में जाता है तो उसको फायदा मिलेगा जो इसने इन्वेस्ट कर रखा है, और नुकसान में जाता है तो उसको नुकसान हर्जाना करना पड़ेगा। मतलब वहां पर एक प्रॉपर एक पार्टनर की तरह काम करने लग जाता है इंसान। ठीक है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है ये CET1 टियर कैपिटल, जिसमें आप देखोगे बैंक की क्या परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उस शेयर की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है, पहली चीज। दूसरी, इस तरीके की कैपिटल की कोई मैच्योरिटी नहीं है। इन्वेस्ट आपने कर दिया तो ऐसा नहीं है 5 साल बाद में मैच्योर हो जाएगी ये, या फिर 10 साल बाद में, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है मैच्योरिटी को कोई। जब भी आप चाहो इक्विटी से विड्रॉ कर सकते हो, जब भी आप चाहो इसमें एंटर हो सकते हो। तो पॉइंट यहां पर क्या है कि CET1 क्या होती है, एक इस तरीके की कैपिटल है जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसकी बैंक को परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको फायदा या नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो स्टॉक है ना, इसका बफर आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो बैंक ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, अगर वो GSIB बैंक है तो। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो, ये एडिशनल CET1 कैलकुलेट कैसे होगी। देखो, इंडिया में जितना कुछ भी इस बैंक का काम चल रहा है तो उनका डेफिनेटली रिस्क वेटेड एसेट भी होंगे, ऐसे भी एसेट्स होंगे जहां पर कुछ ना कुछ रिस्क होगी, मतलब जिन पे लोन दिया हुआ होगा, तो उनके हिसाब से देखा जाएगा। कहने का मतलब कि CET1 बफर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जितना रेगुलेटर ने डिफाइन कर रखा है। रेगुलेटर ने बोल दिया जो इंडियन बैंक्स हैं उनके लिए कि भाई इतना तो आपको CET1 रखना पड़ेगा, इनटू उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रेगुलेटर ने जो डिक्लेयर किया ना बफर जितना रखना है ये इन फॉरेन बैंक्स को, वो तो है ही, उसके अलावा आप मल्टीप्लाई करो जितने रिस्क वेटेड एसेट्स हैं इंडिया में, इंडिया में जितने रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, अगर ग्लोबल
इसकी पूरी उस पर्टिकुलर बैंक की ग्लोबल कंसोलिडेशन कर ली जाए तो, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, CET1 बफर के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि रेगुलेटर ने जितना कुछ बताया उसको मल्टीप्लाई कर दो आप। इंडिया में जितने रिस्क वेटेड एसेट्स हैं पूरे उस पर्टिकुलर बैंक के ग्लोबल ग्रुप के पूरे एसेट्स को कंसोलिडेट करने के बाद में डिवाइड बाई उसके टोटल कंसोलिडेटेड ग्लोबल ग्रुप के रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब इंडिया में रिस्क वेटेड एसेट कितने हैं और डिवाइड बाई वर्ल्ड ओवर कितने रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये आपकी CET1 कैलकुलेट हो जाती है। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार मैं कि RBI कुछ डिक्लेयर करे कि भाई इतना आपको बफर में स्टॉक रखना पड़ेगा, इतना तो कम से कम सिक्योरिटी के लिए बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसको बोलोगे आप CET कैपिटल बफर। अब CET कैपिटल बफर के लिए CET जो RBI ने डिक्लेयर की वो इनटू इंडिया में उस फॉरेन बैंक का जो कि ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, उस बैंक का जितना भी रिस्क वेटेड एसेट है उसमें इंडिया में कितना है वो डिवाइड बाय ग्लोबली टोटल कितना है वो, इसको आप कहोगे इस CET1 के तौर पे। ठीक है, इतना इनको रिजर्व में रखना पड़ेगा। अब ये जो टू बिग टू फेल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 2015 से शुरू हुआ था। 2020 का अभी लेटेस्ट जो डेटा आया है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC, SBI और एक बच गया आपका ICICI, इनको मेंटेन रखा है उस लिस्ट में। कंटिन्यू चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि ओपन रैन जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, ये बोला गया है ट्राई के चेयरमैन जिनका नाम है PD वाघेला। तो हम यहाँ पर ट्राई के बारे में ना ढूंढ करके आप एक बार ट्राई के बारे में खुद गूगल कर लेना। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और इसमें सॉफ्टवेयर का क्या रोल रहेगा टेलीकॉम नेटवर्क को नए तरीके से चलाने में, ये जानेंगे इसमें। ठीक है, तो चलते हैं PPT। तो अब हम PPT पे आ गए, अब देखते हैं। देखो सबसे पहले तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या होता है। देखो ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट होता है जिसमें आप देखते हो एक इंडिविजुअल डिवाइस जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इसको आप कनेक्ट करते हो ना रेडियो नेटवर्क के थ्रू, जो मोबाइल कनेक्शन लेते हैं, जो अभी आप देख रहे हो मोबाइल में देख रहे हो, तो मोबाइल का कनेक्शन रेडियो नेटवर्क के थ्रू, टावर के थ्रू, आपका जो यूट्यूब है उसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा। तो ये जो बीच में लिंकेज है ना, इसको बोलते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो रैन की अगर बात करें तो उसमें यूज़र इक्विपमेंट भी आ जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सारे आ गई, और रिमोटली कंट्रोल्ड डिवाइसेस भी हो सकते हैं जो कि कोर नेटवर्क से हमें कनेक्ट करता है। तो ये हो गया रैन। अब बात आ गई ओपन रैन का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल रैन के बारे में बता देता हूँ। ट्रेडिशनल रैन का मतलब क्या हो गया कि जितना भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ना, जैसे टावर हो गए, मशीन हो गए, प्रोसेसर हो गए, कोई भी इक्विपमेंट लगाए हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर एक लोकेशन पे, तो उस लोकेशन में वो इक्विपमेंट कहीं ना कहीं एक सिंगल वेंडर से मंगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर ओपन रैन आ जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, आप अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग वेंडर से कलेक्ट कर सकोगे। उन वेंडर्स को एक डिटेल अवेलेबल होगी कि किस स्टैंडर्ड पे पर्टिकुलर मोबाइल टावर जो है वो काम कर रहा है। तो वहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हमारी तरह जो भी इनोवेटर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करेंगे, उस डेटा को यूज़ करके अपनी खुद की नॉलेज को अप्लाई करके, इनोवेशन लगा करके, नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कुछ नए इक्विपमेंट भी बना सकते हैं। तो फिर वहाँ पर एक सिंगल वेंडर की बजाय बहुत सारे वेंडर्स से इक्विपमेंट यूज़ किए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर के ट्राई के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि ओपन रैन जो है वो कहीं ना कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगा। क्लियर है अब आपको? ठीक है, ओपन रैन जो है ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये अपने आप में मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक शिफ्ट देखा जा सकता है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल रैन है उसमें मैंने बताया कि एक सिंगल वेंडर से ही आपको लेन देन करनी होती है, बट यहाँ पर मल्टी वेंडर आर्किटेक्चर बन जाती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कितना कुछ एक ओपन अप मार्केट हो जाता है, कंपटीशन आएगा तो फायदा ही होगा अल्टीमेटली यूज़र को। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग दोनों होती है। ठीक है, इसमें आप देखते हो ओपनिंग एक तरीके से रैन को ओपन करना, तो इंटरफेस होता है एक तरीके से डिफरेंट सब कंपोनेंट्स में, जिसमें रेडियो भी आ गए, रेडियो नेटवर्क्स भी आ गए, हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, उसके बेसिस पे कनेक्शन मिलता है और काम करती है ये पूरा
सिस्टम। ठीक है, तो मोटी मोटी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है। तो डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।